टैरो की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें या मैनिफेस्टेशन, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तीनों कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। टैरो हमेशा एक गाइडेंस है और न्यूमरोलॉजी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मैप है। जैसे हमने फिल्म स्टार्स को भी देखा है कि वो अपने नाम पे कुछ ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या सच में इफेक्टिव होता है? तो हम जब नेम को एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कि वो जो नंबर आ रहा है वो शायद प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हेल्पफुल नहीं है। मैंने खुद चेंज किया है, तो मैंने तो अपने लाइफ में बहुत मैजिक देखे हैं। कई बार ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती हैं, फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, तो क्या उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली। कई लोग टैरो को फेक मानते हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? कई बार हम लाइफ से कहीं स्टक हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम नहीं करता है। आजकल की फास्ट लाइफ में हर किसी को अपनी लाइफ में पीस चाहिए होता है, क्लैरिटी चाहिए होता है, हमें क्या करना है ये हमें समझ नहीं आता है, और इन सभी चीज़ों के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसी गाइडेंस के साथ हमारे इस एपिसोड में है स्वागतिका मैम। प्लीज़ मैम, वेलकम। आपका आज हमारे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके बारे में अगर मैं कहूँ तो आप बहुत सारी फील्ड में एक साथ काम कर रहे हैं। आप लाइफ कोच भी हैं, ऑकल्ट के फील्ड में भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों की तरफ कैसे आप आकर्षित हुए? पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने का। और जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं यहाँ कैसे आई, अम, शुरुआत मैंने की थी योगा से, फिर मैं लाइफ कोच बनी बिकॉज़ बहुत सारे वुमेन को मैंने देखा कि उनको ज़रूरत है किसी के साथ बात करने की। हाँ। पर इतने सारे वुमेन जो हैं सब कोई इतने कंफर्टेबली सारी चीज़ों को नहीं बता पाती। और वो ट्रस्ट हमारे इंडिया में, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो गॉड के ऊपर है, अकल्ट के ऊपर है। और एक चीज़ मैंने ये भी देखा कि सिर्फ ब्रेन के ऊपर काम करवा के हम ना उनके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाते हैं। और जब तक हम इमोशनली अटैच नहीं हो जाते, उनके ब्रेन को या उनके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने में भी एक छोटा कहीं पे तो एक दिक्कत होता है। और जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा है ना, जब हम अपनी डेस्टिनी पे काम कर रहे हैं, तब हमें पता लगता है कि किस टाइप की मेरी पर्सनालिटी है, मैं कैसी हूँ। देन फिर अगर हम कोई भी रीप्रोग्रामिंग करवाते हैं उनको, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ओके। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या आपको क्यों फील हुआ कि आपको ये सब चीज़ें करनी है? हाँ, अम, मैं सिंपल सी एक हाउसवाइफ थी। मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मैं आगे कुछ करूँगी, और मेरा एक ही एम था कि अच्छी वाइफ, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनूँ। पर कहीं एक लगा जब मैंने ना मेरी सेकंड बेबी के बर्थ के बाद मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, बॉडी के ऊपर। तो हेल्थ में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। और लोगों ने, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स और जो मेरी फैमिली बोल सकते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड शेयर कि क्या आप करते हो टू मेंटेन योर बॉडी। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, वो भी एक्सीडेंटल था। और फिर अगेन वहाँ से जब मैं लाइफ कोच बनी, वो भी एक्सीडेंटल था, क्योंकि फीमेल कनेक्ट होती गई, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते गए, और फिर मैंने सर्टिफिकेशन और ये सब किया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डेस्टिनी आपके लिए प्लान्ड थी, राइट, आपको यहाँ आना ही था। राइट, डेस्टिनी ने प्लान कर रखा था। ओके। टैरो की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें या मैनिफेस्टेशन, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो तीनों कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैनिफेस्टेशन जो है वो टोटली हमारे ब्रेन, हमारे माइंड के ऊपर है, जी। और वो बहुत रियल लाइफ है, साइंस बेस्ड है। हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हमारा थॉट्स, हमारा फीलिंग्स, हमारी इमोशन जो है हमारी लाइफ को बदल रही है। ओके। तो वो वहाँ पे हम काम करके ना, जब हम, लोगों का ये भी मानना है कि हम सिर्फ सोच के कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा हाँ। मेरे हिसाब से तो नहीं है।
हम जब अपनी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अपनी ब्रेन से, जब मतलब हमारी थॉट प्रोसेस से, तो वहाँ से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन की जर्नी। और वो कंप्लीटली प्रोग्राम है, अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं हम। टैरो भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है। ओके वो इंट्यूटिव है मेरे लिए एज अ टैरो रीडर, और क्लाइंट्स के लिए उनकी जो सबकॉन्शियस उस टाइम पे किस तरीके से वो सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, उसी वे में वो कनेक्ट होता है। ओके और न्यूमरोलॉजी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मैप है। जैसे हम कहीं पे मैप डालते हैं तो हम अपनी लोकेशन पे पहुँचते हैं। अभी यूनिवर्स ने ये कोड दे रखा है हमें कि इस डेट में जब जो भी जिसका बर्थ हुआ है, उनकी एक पर्सनालिटी होगी, उनकी लाइफस्टाइल ऐसे होगी, या उनकी करियर जो है इस तरीके से होगी। तो सिचुएशन जो है ना हमें मिलता है, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। और जो हम सोचते हैं, जो हमारा कर्मा है, जो हमारा माइंड है, वो हमारा जो डेस्टिनी तय करता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके मतलब न्यूमरोलॉजी से हमें चीज़ें फिक्स होके मिली हैं कि ये आप हो। उसके बाद हम टैरो से अपने लिए गाइडेंस ढूंढ सकते हैं एंड मैनिफेस्टेशन से हम वो सब पाने की कोशिश कर सकते हैं जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। राइट। सो ये तीनों का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जो आप कर रहे हैं। हाँ, और मैं ये भी कहूँगी, जो सिचुएशन हमें क्या मिलेगा ये पता लगता है हमारे डेट ऑफ बर्थ से, अच्छा और हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो मैनिफेस्टेशन में है। हाँ करेक्ट बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने। टैरो हमेशा एक गाइडेंस है, वो हाँ, प्रिडिक्शन पे नहीं जाएगा। ओके आजकल एक बहुत जैसे मैं कहूँ लोग अपने नाम से संतुष्ट नहीं है तो कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने फ़िल्म स्टार्स को भी देखा है राइट। कि वो अपने नाम पे कुछ ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या सच में इफ़ेक्टिव होता है? हाँ, मैं अगर आपको कहूँ, ये ना जो नाम चेंज करते हैं, ये एक्चुअली वो एनर्जी हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं कर रही होती है, तब हम अच्छा उसको चेंज करते हैं। सपोज़ कोई है, उनका फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, पर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, तो हम जब नेम को एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कि वो जो नंबर आ रहा है, वो शायद प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हेल्पफुल नहीं है। अच्छा तो फिर वहाँ पे कभी तो अल्फ़ाबेट ऐड करने से हो जाता है, लेकिन कभी-कभी पूरा एक छोटा-सा नाम वहाँ पे हम ऐड, एक एडिशनल मिडिल अच्छा। नेम वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, ताकि उसकी एनर्जी चेंज होती है। ओके जैसे हमारा इमोशन हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रही होती है ना, नेम भी एग्ज़ैक्टली वैसे ही इफ़ेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि एक तरीके से जैसे हमें पूरा डेट ऑफ बर्थ हमारा है, जिससे हमारी लाइफ़ बदल रही है, उसी तरीके से ही ये काम करता है, क्योंकि ये भी एक फिक्स्ड कोड हमें दिया गया है। तो वो हमारे साथ हमेशा के लिए एक टैग लगा है। तो उसी का जो भी एनर्जी है, वही हमारे लाइफ में काम कर रही होती है। तो हर तरफ से उसको करना पड़ता है बैलेंस, हमारी जो एनर्जी है। ओके इसीलिए फिर नेम का मैंने खुद चेंज किया है। मैंने एक एक्स्ट्रा आई लगाया है अपने Okay. नेम में। तो मैंने तो अपने लाइफ में बहुत मैजिक देखे हैं, Changes और इससे देखे। मेरी बहुत हेल्प हुई है। तो यस, डेफ़िनेटली बहुत हेल्पफुल है नेम करेक्शन। तो क्या हम पूरा का पूरा नाम भी चेंज कर सकते हैं, लाइक किसी का कुछ नाम रहा हो जो उनके बर्थ के चार्ट से मैच नहीं कर रहा है तो पूरा नाम भी चेंज करते हैं? पूरा नाम लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं। हम चेंज कर सकते हैं, पर पूरा नाम लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं कि चेंज करें। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या करें हम? वो तो है। क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स में हम चेंज नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंडिया में तो। जी उसके लिए एक प्रोसेस रहता है जो मैं उनको करवाती हूँ अकॉर्डिंगली 21 डेज़ या 41 डेज़ के लिए मैं करवाती हूँ, ताकि वो Okay. एनर्जी जो है चेंज हो सके। अच्छा ओके तो वो एक प्रोसेस के थ्रू चेंज होता राइट, एक प्रोसेस के थ्रू होता है। है। ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग इससे कनेक्ट होने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कई बार सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग समझते हैं कि बैठो, सोचो, हो जाएगा, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। हाँ लोग उसी थ्रू से ही काम करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, अभी मेरे पास ये है। वो एक छोटा-सा हिस्सा है लॉ ऑफ ओके अट्रैक्शन का।
मैं हमेशा ना उनकी पूरी एनर्जी पे काम करवाती हूँ। जब मैं किसी को पूरा उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करवाती हूँ या उनको चेंज करवाती हूँ, अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करती हूँ, तो वहाँ पे हम उनके फीलिंग्स पे, उनके इमोशन पे, उनके माइंडसेट पे काम करते हैं। ये जो इमोशन है ना, ये बहुत हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है और लोग हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि या तो लोग या तो सिचुएशन, ये सारी चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ इफ़ेक्टेड है, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। लेकिन एक जो डीपर वो है ना, हमारी बिलीफ होती है। तो मैं सपोज़ बैठ के अफ़र्मेशन कर रही हूँ कि आई एम रिच, लेकिन देख रही हूँ कि बैंक में पैसे नहीं हैं, तो बिलीफ जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो कैसे काम करेगा? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करना, और बिलीफ बनता है पास्ट पे। तो हम लोग इसीलिए पास्ट पे भी काम करते हैं, और पास्ट पे अगर काम करना है, पास्ट को हमें उससे पास्ट से निकलना है, तो बेस्ट है कि हीलिंग में जाएं। और हीलिंग में भी देयर आर सो मेनी मोडालिटी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ना NLP के थ्रू जाऊँ। उससे एक बेस्ट टूल है मेरे पास NLP, तो मैं उसी के थ्रू उनको जो है हीलिंग करवाती हूँ, पास्ट से निकलने में हेल्प करती हूँ, और फिर हम बिलीफ पे काम करते हैं। जब तक बिलीफ पे हमने काम नहीं किया, हमारी बिलीफ चेंज नहीं हुई, तब तक हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से लोग फेल होते हैं। कई बार अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही नेगेटिव इंसान है, जिसके कारण आप चाह के भी चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हो या नहीं छोड़ पा रहे हो, तो क्या उस पे भी वर्क किया जा सकता है? किया जा सकता है। मैं अगर कहूँ तो हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कुछ भी रेमेडी कर लें, कुछ भी कर नहीं। लें, सामने वाले को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्स जो होती है ना उनके प्रति, हम उसके ऊपर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे सामने वाले को, उसका रिएक्शन उसी हिसाब से मॉडिफाई होता जाएगा। तो वो मैं कहूँगी कि हाँ, हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे रिएक्शन के थ्रू, हमारे रिस्पॉन्स के थ्रू। तो रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स अगर करें, तो हम ऐसे सिचुएशन में भी सर्वाइव ही नहीं, बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। कई बार ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं, वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती हैं, फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, कई बार वो बाहर जॉब करने नहीं जा पाती हैं, और भी कई परेशानियां होती हैं, तो क्या इनको भी आप हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली, मैं उसी के ऊपर ही काम मेरा रहता है हमेशा। कभी भी कोई फीमेल आते हैं, तो पहला मेरा रहता है कि मैं उनका पर्सनल लाइफ देखूं कि क्या चल रहा है। फैमिली में ये जो होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि वैल्यूज़ होते हैं, एक फ्रेम सोसाइटी ने बना रखा है हमारे लिए, और हमें उसमें फिट होना पड़ता है। और स्पेशली फीमेल को तो बचपन से ट्रेनिंग दे रखी है, सब देते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि आपको एक गुड वुमेन या गुड फीमेल वाइफ ऐसा होना चाहिए। हमारा ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है, तो उसमें फिर फिट होने के लिए हम सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं। और फैमिलीज भी उसी को देख के कहीं ना कहीं, कभी तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है, कभी हमारी सेफ्टी के लिए होती है, और कभी उनकी सेफ्टी मतलब कि सोसाइटी में इज्जत के लिए होता है। तो मैं कहूँगी कि मैं हमेशा उनको हेल्प करती हूँ। उनकी एनर्जी, अगेन मैं एनर्जी की बात बार बार करूँगी क्योंकि उसी से लाइफ चेंज होती है। स्टैंड लेना अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। फीमेल जो है ना, हम लोग डरते हैं, बात नहीं कर पाते, हर चीज़ में हाँ बोल के, पीपल प्लीजिंग जो नेचर होता है वो सारी फीमेल में होता है ही। तो उसको चेंज करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हम कुछ करें, और वो हमारी वैल्यू में है, वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, तो कोई नहीं आने वाला हेल्प करने के लिए। कोई फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कोई नहीं आएंगे। और जिस सोसाइटी से हम डरते हैं, वो सोसाइटी तो नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। इट डजंट मीन कि आप फाइट कर रहे हो, आपको फाइट नहीं करना है, फाइट इस सिचुएशन के साथ करना है। और फैमिली को ना हम जैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो उसी हिसाब से हमारे साथ बिहेव करते हैं।
जो फीमेल अब्यूज़ होती हैं, उन्होंने वैसे ही ट्रेन कर रखा है कि मैं बेचारी हूँ, आप मेरे ऊपर अत्याचार कर सकते हो, तो फिर होता है। पहली बार अगर किया है तो वहीं पे स्टैंड लेना ज़रूरी हो राइट, जाता है। स्टैंड लेना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि कभी हम हमारी जो जुडिशरी उसका हम सहारा ले लें, कभी हम किसी फैमिली मेंबर जो हमसे बड़े हैं उनसे हम हेल्प ले लें, या पुलिस हेल्प ले, लेकिन ये सब ना उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है कि सिस्टम क्या है। करेक्ट। तो पहले हमें अपने ऊपर वो करेज लाना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं उनको बता सकती हूँ या मैं उनको समझा सकती हूँ। और एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। अगर करना चाहते हो, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर करना चाहते हो तो करो, कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ आपको ना उस शिखर पे पहुंचना है, जो भी आपके हिसाब से जो भी सक्सेस है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। क्राइटेरिया सबका अलग हाँ, तो जो आपके हिसाब से आपका जो भी क्राइटेरिया है, आप वहाँ तक जब पहुँच रहे हो तो फैमिली खुद आपको सपोर्ट करेगी। करेक्ट। तो तब तक आपको कंसिस्टेंटली काम करनी है, आपको स्टैंड लेना है और रुकना नहीं है। रुकना नहीं। कई लोग तारों को फेक मानते हैं, तो उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? आ, पहली बात तो मैं कहूँगी कि मतलब मैं कहती हूँ हमेशा कि समझाना क्यों है। अगर उनको फेक इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और टैरो इंडिया से है भी नहीं। हाँ। तो लोग नहीं उसको समझ पाते हैं। आजकल लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो जो इंट्यूटिव चीज़ें हैं, जो एनर्जी बेस्ड काम है, या जहाँ पे हम यूनिवर्स भी कहते हैं ना, तो लोग नहीं समझ पाते हैं। सब तो नहीं समझ सकते। तो मेरा ये मानना है कि नहीं समझाना है। जब वो ऐसे किसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे कंफ्यूज हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर नहीं मिल पा रहा होता है ना, अगर उस टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली फिर वो जान सकते हैं कि क्या है टैरो। टैरो हमारे इंडिया का नहीं है, बट आई फील कि हमारे जो शास्त्र है उसमें टैरो तो नहीं, पर उसके जैसे कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जिससे हम भगवान से गाइडेंस ले सकते हैं। तो ऐसे कहना कि फेक है, ये मुझे भी गलत लगता है। हाँ, मैं फिर उस जगह पे मैं भी चाहती हूँ कि मैं लोगों को ना समझाऊं, बिकॉज क्यों समझाना है। जिनको जो जिस चीज़ में बिलीव नहीं है उसमें इस तरीके से नहीं बिलीव कर पाएंगे वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती नहीं कराया जा हाँ, तो सकता। समझाना नहीं है। करेक्ट। टैरो सिर्फ प्रेडिक्ट करता है या गाइड करता है? टैरो एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं करता। ओके, गाइड करता टैरो गाइडेंस है, और गाइडेंस भी उनके सबकॉन्शियस से आता है, मेरे इंट्यूशन से आएगा। हाँ। तो वो इंट्यूटिव होता है टैरो, और सबकॉन्शियस एनर्जी पे काम करती है। कभी कभी कुछ आते हैं मेरे पास तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेके आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस में है, तो कुछ ऐसे कार्ड्स आते हैं जो मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ कि क्या आ रहा है। देन हम उनके एनर्जी को सेटल डाउन करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, फिर जाके कुछ आंसर हमें मिल पाता है। तो टैरो बहुत पावरफुल है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पहले अपने फैमिली मेम्बर्स का किया। अच्छा। क्योंकि मुझे भी जानना था, मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मुझे खुद को भी जानना था। तो जब वो हाँ 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 करते हैं कि कुछ भी हम बताते हैं, इज इट लाइक दिस, ऐसा है क्या, तो वो आंसर यस ही आता है। फिर एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंट भी आया, और लोग भी, जो लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं ना, काम करेगा नहीं करेगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, तो वो खुद बताते हैं कि इतना सब कुछ इसमें पता लगता है। तो डेफिनेटली इट इज पावरफुल। बहुत पावर। जनरली लोग आपके पास किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? मेरे पास मोस्टली फीमेल आते हैं, मैन आते हैं, उनके बिजनेस के लिए मोस्टली आते हैं, लेकिन फीमेल बहुत आती हैं जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रही होती हैं। कभी कभी अनसपोर्टिव फैमिली, ये एक बड़ा इशू है जो है मैं हमारे देखती हूँ। सोसाइटी में। हाँ,
अनसपोर्टिव फैमिली होती है या फिर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बन नहीं रहा होता है, तो वहाँ पे फिर वो क्या स्टेप लेना है वो नहीं जान पाती। तो उसके ऐसे लिए केसेस आते हैं। सबसे कॉमन इमोशनल इश्यूज क्या होते हैं, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल, दोनों की बात करें तो? वो ना सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। हो गया? ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ कैसे हो गया, मेरे साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों। तो ऐसे इमोशन लेके आते हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो बहुत सिचुएशन को वो ना एक्सेप्ट नहीं कर Handle नहीं सकते कर पाते। उस टाइम पे। मोस्टली वो फियर लेके आती हैं, डरी हुई होती हैं फ्यूचर को लेके, या फिर पास्ट में कहीं अटकी हुई होती हैं कि क्यों हो गया। हाँ। तो ज़्यादातर तो आपके पास यही केसेस आते होंगे कि सोसाइटी से लेके, फैमिली से लेके, या खुद की अनसर्टेनिटी को लेके कि हमने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, आगे क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो ये तो फीमेल का हुआ। मेन जनरली क्या चाहते हैं? मैन एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप, मनी सब कुछ बैलेंस्ड हो, ओके। एट द सेम टाइम थोड़ा कम टाइम देके। अच्छा। जल्दी से चाहिए सब शॉर्टकट में। राइट। मतलब रिलेशनशिप में वो उतना टाइम दे नहीं पाते, वही उनका मेन प्रॉब्लम होता है। मनी मनी प्रॉब्लम रहता है, बिजनेस में जिस तरीके से वो ग्रोथ चाह रहे होते हैं या उस तरीके से रिजल्ट नहीं दिख रहा होता। ओके। कई बार ये होता है कि फीमेल्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, और जनरल प्रॉब्लम भी यही होती है कि सपोर्ट नहीं मिलता है। आपके साथ कैसा रहा? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? जब मैंने शुरुआत की थी तब तो एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तब अगर मैं कहूँ तो हाँ, शायद मैं बात ही नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। इतना हम लोगों की फैमिली वैल्यू, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, ये वो सब रहता है कि मैं बात ही नहीं कर पाई थी। जब मैंने Okay. स्टार्ट किया था, मेरे साथ कोई अगर फैमिली मेंबर था तो वो मेरा भाई है। अच्छा। फिर हाँ, मैंने हाइड किया था बहुत चीज़ों को, क्या-क्या कोर्सेज़ मैंने किए हैं, कब-कब मैं क्लासेस कर रही हूँ, वो सब मैंने हाइड कर रखा था और एक साथ सब निकल के आया। तो फैमिली सपोर्ट की नीड शायद नहीं हो पाई थी मुझे, या मैं समझ नहीं पाई थी बात करूँ, नहीं करूँ। और क्यों चाहिए सपोर्ट? ऑफ कोर्स, क्यों चाहिए सपोर्ट? हमारा डिसीजन हम खुद लेना में सक्षम होने चाहिए। जब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो क्यों डरना चाहिए, या क्यों डेफिनेटली। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो सपोर्ट करेंगे तभी हम काम करेंगे? जब मैन अपने करियर कर में जा रहे होते हैं, करियर पे आगे बढ़ रहे होते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तब उनको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो वुमेन को क्यों ज़रूरत है? करेक्ट। वुमेन को अगर ज़रूरत है तो थोड़ी सी मैनेजमेंट, हाँ। टाइम की, एनर्जी की हाँ। मैनेजमेंट चाहिए बस। एक फीमेल को बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं करियर के साथ साथ। बच्चे हैं, घर हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स की Right. एक्सपेक्टेशन है, उसके बीच में अपने करियर के को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक चीज़ आपने छोड़ दिया जो वुमेन को मैनेज करना पड़ता है, वो है घर की इज्जत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। वो तो बचपन से ही है, पहले है शादी के पहले है तो पेरेंट्स का घर, शादी के बाद है तो दोनों, कोई Right. छूटता नहीं है, राइट। दोनों हो जाता है। करेक्ट। बहुत एक ब्रेन में डाल दिया जाता है, भले ही वो मेन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फीमेल्स के लिए बता दिया जाता है कि ये तुम्हारी जीवन जो है तुम्हारा इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हाँ, और करियर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी एक हाँ, करियर। तैयार किया जाता है बचपन से कि आप घर संभालने के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, करियर साइड बाय साइड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हॉबी की जैसे करिए। कर लो, लेकिन नीड ज़रूरत नहीं है। हाँ। फिर भी अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है सोसाइटी में। कुछ फैमिलीज हैं जो
अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, उनके हिसाब से चल रही हैं, देन ऑल्सो ये है कि इज्जत वाली बात हाँ, तो हमेशा लागू रहेगी। बिल्कुल। अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अ, अगर मैं स्पिरिचुअली कहूँ तो एक बेस्ट रेमेडी भी है ये सॉल्ट बाथ लेना। अच्छा। बहुत ईज़ी है, कहीं से भी आप जा रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो हम्म। घर वापस और नेगेटिव सा लग रहा है, बहुत भीड़ में से आ रहे हो और हैवी फ़ील हो रहा है, तो सॉल्ट बाथ लेना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। और क्योंकि मैं एक कोच भी हूँ तो डेफ़िनेटली मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगी। बिल्कुल। एनर्जी को अ, बैलेंस करने के लिए या उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए सबसे जो अच्छा और क्विक टेक्निक है वो ब्रीदिंग है। अच्छा। हमेशा अपने ब्रीदिंग पे काम करना चाहिए। हम क्या है एक रैट रेस में हैं तो बहुत फ़ास्ट सब कुछ चाहिए होता है और हम खुद भी फ़ास्ट चल रहे होते हैं। तो ब्रीदिंग को पहले स्लो डाउन करना है हमें। ओके। और बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और एनर्जी क्योंकि हमारी फीलिंग इमोशन है, सबसे जुड़ा। तो उस केस में फिर ब्रीदिंग को सेटल डाउन करने के बाद हमें अपनी मेडिटेशन में थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए जहाँ पे हम कंप्लीट हमारी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। अच्छा, ओके। तो सॉल्ट बाथ कहा आपने, वो मतलब पूरा सर के ऊपर से पानी डालना होता है या फेस पे से भी डाल अगर सकते कर हैं? सकते हैं तो पूरा और नहीं है तो तो फीमेल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब सर के ऊपर से सॉल्ट वाटर राइट, लेना। तो जस्ट सॉल्ट बाथ जैसे हम रेगुलर नहाते हैं वैसा भी हाँ। हो जाता है। कई लोगों में इंट्यूशंस बहुत होते हैं, लाइक उन्हें पता हो जाता है कि कुछ होने वाला है, भले वो ये ना बता पाए कि कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा है, बट कुछ होने वाला है ये उन्हें आभास होने लगता है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। राइट, तो अगर कोई खुद अपनी इंट्यूटिव पावर को जगाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? पहला अगेन प्रैक्टिकल ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ना तो पास्ट में। अगर पास्ट में रहे तो हम स्टक हो जाते हैं हाँ। और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो हम फ्यूचर को लेके एंजाइटी एक क्रिएट हो जाता है। हाँ। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और इसको अगर इम्प्रूव करना है तो बेस्ट है मेडिटेशन करना, अपने अगेन ब्रीदिंग पे काम करना, सेल्फ अवेयर होना, तभी ये चीज़ें, ये जो इंट्यूटिव पावर है ये इम्प्रूव होता है। ओके। मेडिटेशन की भी मैं बात करूं तो कई लोग होते हैं जो मेडिटेशन कर नहीं पाते हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न होता है। सुना है मैंने कई लोगों से, अरे हम तो मेडिटेशन करने जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, हम सोने लगते हैं। तो क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए उन्हें? ये इसलिए होता है कि बहुत सारा थॉट्स हमारे माइंड में चल रहा ओके। होता है। 60 टू 70,000 थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो पहले थॉट्स पे काम करने के लिए तो प्रेज़ेंट में आना है। प्रेज़ेंट में आने के लिए जो बेस्ट है यहाँ पे मैं योगा यूज़ करूँगी। हमें पहले हमारे सारे बॉडी पार्ट्स पे अवेयरनेस लाके उसको रिलैक्स करने हैं। ओके। जब सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएँगे, किसी एक पॉइंट पे हमें फ़ोकस डालना है। इंटरनली कहीं ओके। भी एक पॉइंट पे और ये इनिशियली होगा जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिगनर होते हैं, तो तब जाएगा हमारा ब्रेन यहाँ वहाँ हमें लेके जाएगा, लेकिन हम वापस से फिर से अपने प्रेजेंट में आने की आने कोशिश की करेंगे कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम ध्यान में जाएंगे। जब आइज क्लोज होता है ना, हम धीरे धीरे कहीं तो एक जाते हैं, या तो एक लाइट होती है या बहुत डार्क होता है। दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट ही देखना है या डार्क ही देखना है, उस फ्लो में हमें बहते जाना है, तो धीरे धीरे ध्यान लगता है। ओके। बिगिनर्स को किस किस कितने टाइम से शुरू करना चाहिए मेडिटेशन? अब अभी कहीं कहीं लोग कहते हैं 10 मिनट्स में भी मेडिटेशन होता है, पर बिगनर्स के लिए तो नहीं है नहीं वो। हो पाता है 10 एटलीस्ट मिनट। 20 मिनट्स टाइम दें। 5 to 10 मिनट्स तो बॉडी को रिलैक्स करने में चला जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा हमें ब्रीदिंग भी करना है। उसी के बाद ही ध्यान लगेगा, तो अल्टीमेटली वो 5 मिनट हो रहा है लेकिन पूरा प्रोसेस एटलीस्ट 20 मिनट 20 हमें टाइम मिनट्स देना का चाहिए। होता है। आजकल बहुत लोग गाइडेड मेडिटेशन भी करते हैं, लाइक बहुत सारे ऑडियो या यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस चलते हैं जो
गाइड करते हैं, सो वो कितने इफ़ेक्टिव होते हैं? गाइडेड मेडिटेशन इफ़ेक्टिव होते हैं। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, उनके लिए गाइडेड मेडिटेशन भी इफ़ेक्टिव नहीं है। कहते हैं कि अच्छा। ध्यान मेरा जो फ़ोकस है वो हट जाता है। फीमेल है तो घर के काम में लग जाता है, मेल है तो अगेन बिज़नेस में चला जाता है। तो कुछ भी करते हैं, फ़ोकस को हमें बार-बार लाना पड़ेगा। हाँ। स्टार्टिंग में यही प्रोसीजर है। ओके, करेक्ट। कोई ऐसा रिचुअल मैनिफेस्टेशन का जो नॉर्मली हर एक इंसान को करना चाहिए रोज़? पर्सनलाइज़ अफ़र्मेशन तो हमेशा हमें बनाना चाहिए अपने लिए, कि क्या मेरा लाइफ है, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो भी मैं चाहती हूँ ना, उसको प्रेज़ेंट में लेके आना है और उसी को रिपीट करते रिपीट करना है। अगर हो सके तो बहुत अच्छा है मिरर में देख के, अपने आप को देख के बोलें उसको। अ, थोड़ी-सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए इससे पहले, ताकि ना माइंड जो है रेडी हो जाए नई चीज़ को अडैप्ट करने के लिए। हमेशा अपनी बिलीफ पे काम करना चाहिए। ये इसको रिचुअल नहीं, इसको प्रैक्टिस मैं बोलूँगी, क्योंकि ये एक टाइम में नहीं होगा, सुबह कर लिया, शाम कर लिया, नहीं होगा। अफ़र्मेशन डेफ़िनेटली हम मॉर्निंग, इवनिंग कर सकते हैं, लेकिन बिलीफ पे जब हम करते हैं ना, उसको हमें डे पूरा होल डे में प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी भी कोई पास्ट बिलीफ मुझे दिखता है, सपोज़ मुझे कार चलानी नहीं आती है, ये मेरा एक जनरल बिलीफ है। जब भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कार चला रही हूँ, तो मुझे उस बिलीफ को जनरेट करना पड़ेगा और उसके लिए क्या होता है, पास्ट में नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं प्रेज़ेंट में कर सकती हूँ। ओके। मैं लर्न कर रही हूँ। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। मैनिफेस्टेशन में लोग क्या है, बहुत घर के लिए करते हैं या मनी के लिए करते हैं। ले सकता है। तो सेम प्रोसेस रहेगा। जब मैं कहती हूँ कि मैं रिच हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, तो मुझे ये भी कहना है कि मैं लर्न कर रही हूँ। ओके, मनी को मैनेज करना, मनी को अर्न करना, मैं सीख रही तो हूँ। ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपनी। हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ कहेंगे मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, तो रुपए आया कहाँ से? राइट। उसका कुछ पाथ तो हमें अपने आप को या अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है। हाँ, बिलीफ पे बहुत ज़रूरी है काम करनी और अफ़र्मेशंस करनी चाहिए। विज़ुअलाइज़ेशन एक बहुत पावरफुल टेक्नीक है, जिसको डे टू डे लाइफ में हमें स्पेशली किसी चीज़ को हमें चाहिए तो विज़ुअलाइज़ करना चाहिए हमें। उस स्टेज में उस चीज़ को करते हुए, उस चीज़ को पाते हुए या उसको यूज़ करते हुए। विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितने मिनट का होता है? लाइक मैंने कहीं सुना था 7 मिनट समथिंग। मैं क्विक फिक्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। ओके। टाइम देना चाहिए हमेशा। 7 मिनट में हम जिस काम से आके बैठ रहे हैं ना, उसी का स्ट्रेस नहीं गया है अभी, तो वी आर नॉट रेडी। हाँ। हमें पहले अपने आप को रेडी करना रहता। तो अगर सबसे कम टाइम कुछ है तो एटलीस्ट 20 मिनट है। ओके। 20 मिनट्स से ही स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे आपके पास तो ग्लोबली क्लाइंट्स आते होंगे, तो क्या ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन टैरो जैसे आप करते होगे वो भी इफेक्टिव होता है? बिल्कुल, मैं ऑनलाइन ही प्रेफ़र करती हूँ काम करना। एक तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेज़ में, तो टाइम मैनेज हो जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कनेक्ट होना है उनके एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ। तो ऑनलाइन टैरो बहुत इफ़ेक्टिव है। और ऑनलाइन उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आप कह रहे हो आपको एनर्जी से कनेक्ट होना होता है। ऑनलाइन भी आप कनेक्ट हो पाते हो अपनी बिल्कुल, एनर्जी से। बिल्कुल, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है ना कि टैरो के कार्ड्स हम खुद उठाएँगे, तो देयर हाँ। आर सो मेनी प्रोसेस कि हम इससे कर सकते हैं, उससे मेरा डिफरेंट है, तो मैं खुद से उनके लिए कार्ड्स लेके करती हूँ, तो ओके। इफ़ेक्टिव है बहुत। हाँ, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं तो वो कार्ड्स को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर देते हैं या कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, एंड अपने इंट्यूशन से वो कार्ड चूज़ करके फिर वो वैसा वर्क भी करता बिल्कुल। है ना? कई लोगों से जिनसे आप मिलते होंगे, कुछ लोगों की एनर्जीज़ नेगेटिव होती होंगी, किसी की पॉजिटिव होती होंगी, तो आप अपने आप को उस एनर्जी से बचाने के लिए क्या करते हो?
सच बताऊँ तो कभी-कभी अगर बैक टू बैक होता है रीडिंग्स तो बहुत हैवी फ़ील होता है और बहुत सारी चीज़ें मेरे यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी इफ़ेक्ट पड़ती है अच्छा, उसकी। ओके। कभी-कभी बहुत पावरफुल होता है ना, कहीं से वो इतने सारे कोई-कोई अब्यूज़िव लेके आते हैं कि वो खुद अब्यूज़ होके आ रहे होते हैं। हुँ, बहुत सारा इमोशन ऐसा नेगेटिव लेके आएँगे, हुँ। तो वो इफ़ेक्ट तो पड़ता है बहुत ज़्यादा। जी। तो डेफ़िनेटली मैं रेगुलर बेसिस पे मेरा मेडिटेशन और कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो मैं अपने लिए करती करते हूँ। हैं। सबसे अच्छा रहता है कि मैं अपना एक प्रोटेक्शन अपने लिए बना के चलती हूँ कि ताकि मुझे बहुत इफ़ेक्ट ना करे ना वो कर चीज़ें नेगेटिवली। अ, तो कुछ रिचुअल्स मैं अपने लिए अपने रखती लिए हूँ। हाँ, करना ही पड़ता हाँ, है। आपने एनएलपी की बात करी थी, हाँ। सो वो कैसे वर्क करता है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जितने सारे हम हीलिंग मोडालिटी देखते हैं, उसमें एनएलपी ही आता है ओके। और लोगों को एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी हम कर रहे हैं ना, वो हम अपने माइंड से कर रहे हैं। ब्रेन की जो परफॉर्मेंस होती है, उससे हम जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से हम किसी चीज़ को हैंडल करते हैं ना, ये जो ब्रेन परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर स्टडी किया गया था और उसी को एनएलपी के रूप में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो हमारे सेंसेस, हमारे बोलने का तरीका, हमारा ब्रेन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो सारी स्टडी एनएलपी में आती है। ओके। तो जब हम जान जाते हैं कि हम हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हाँ। हमारे आईज़ किस तरीके से मूव कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम रिसीव कर रहे हैं। स्पेशली ये हमारे न्यूरॉन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं और किसको हम कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकें। ओके। ये है एनएलपी और बहुत ही पावरफुल। ओके। कहीं कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी जगह स्टक हो गया है या वापस रिपीट पैटर्न पे है, तो इन ऐसे व्यक्ति को आप कैसे हेल्प कर पाओगे? स्टक हो गए हैं मतलब वो हमेशा अपने पास्ट में हैं। जब तक हम पास्ट में से निकलेंगे नहीं, फ्यूचर की तरफ जा नहीं सकते। तो अगर कोई भी ये स्टक वर्ड यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि वो पास्ट में कहीं रह गए हैं। तो मैं अगर मेरे पास कोई आते हैं तो डेफ़िनेटली उनका जो भी क्वेश्चन है वो टैरो से, न्यूमरोलॉजी से हो जाता है। फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप हीलिंग में जाइए, ओके। जहाँ पे मैं आपके पास्ट को कंप्लीटली डिलीट करवाऊँगी आपके ब्रेन से। अच्छा, ओके। तो जब हम उसको डिलीट कर देते हैं, आप तैयार हैं कुछ नया अडॉप्ट करने के लिए। फिर उनको रीप्रोग्राम किया जाता है। ओके। उनकी फ्यूचर में जो भी उनका जो भी सक्सेस का जो चाह रहे हैं वो जहाँ सक्सेस पाना चाह रहे हैं जिस भी फील्ड में। हाँ, जो अपने वो लाइफ में चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उनको फिर रीप्रोग्राम किया जाता है। तो सबकॉन्शियस पे स्पेशली हम काम करते हैं सो दैट वो बिलीफ पे स्पेशली, हाँ। क्योंकि जब हम अपने आप को कुछ मानते ही नहीं, तो हम जो भी हमारे लिए सक्सेस है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जो पर्सनालिटी चाहिए, जो सोच चाहिए, जो थॉट प्रोसेस चाहिए या माइंडसेट चाहिए, वो फिर रीप्रोग्राम किया जाता है। कई बार लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मुझसे ये नहीं होगा। इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है? ये पहले हमें वही देखना पड़ता है। मैं बताऊँ लोगों को ना, ये 2 प्रॉब्लम बहुत है कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो गया हाँ। और मेरे फ्यूचर का क्या होगा? हाँ। तो प्रेज़ेंट में कोई है नहीं। तो ये जो आपने कहा, ये भी सेल्फ एस्टीम, जो लो सेल्फ एस्टीम है, ये पास्ट में से ही आ रहा होता है। ओके। जब हम बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी सराउंडिंग से ही हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम ये कर ही नहीं पाए। तो ये माइंड में रह जाता है और फिर इसी को हम लेके चलते हैं और ये सेल्फ एस्टीम फिर लो सेल्फ एस्टीम बन जाता है। तो वहाँ से फिर हमें निकालना पड़ता है उनको अपनी बचपन से। मुझे फिर वहाँ से हीलिंग करनी पड़ती है और देन हम प्रेज़ेंट में आते हैं, अच्छा। फिर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो आप किस टाइप की हीलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं? मैं हीलिंग में स्पेशली मेडिटेशन के थ्रू लेके जाती हूँ उनको ओके। और एडवांस टेक्निक रहती है उसमें, क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है और लोगों को लगता है कि सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता है।
इसमें हम सारे स्टेजेस पे जाते हैं, पास्ट में भी जाएंगे हम, प्रेजेंट में भी आएंगे, फिर फ्यूचर में भी जाएंगे और इसी के थ्रू हम हील होते हैं। ओके, नाइस। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो आप शेयर करना चाहोगे? डेफिनेटली। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि टीवी से हैं। अच्छा। और ऐसे ही उन्होंने स्क्रॉल करते हुए मेरा प्रोफाइल देखा था, और जब हम कनेक्ट किए, वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मैरिज में स्पेशली उनको काम करने में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था अपना काम। उस टाइम पे जब मैंने उनके साथ पहले मेरी कॉल पे जब कनेक्शन हुई, कॉल पे जब हमारी बात हुई, तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। पहला जो मेरा उनके साथ कंसल्टेशन कॉल रहा, उसी में फिर वो कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी आगे अपना काम। उसके बाद जो भी उनका टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, स्पेशली मैरिज से उनको निकलना था, पर कॉल के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी मैरिज में रहूँगी अच्छा। और अपनी एनर्जी मैनेज करूँगी और इसी में फिर मैं काम करके दिखाऊँगी। शी इज़ हैप्पी नाउ, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि फेमस पर्सनालिटी है, आई विल अच्छा। नॉट टेक हर नेम, पर शी इज़ हैप्पी नाउ। सो नाइस कि जहाँ वो चीज़ों को कट करना चाह रही थी, अब वो उसी चीज़ के साथ अपने आप को ग्रो कर रही है। राइट, इवन उनके काम में अभी उनकी फैमिली, उनका जो हस्बैंड है, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। ओके। और उनका फोकस अपने जो पुराना पैटर्न था वहाँ से हट के अभी वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं दोनों, तो हैप्पी फ्रेंड्स हैं अभी। अच्छा, सो नाइस। आप ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं ऑडियंस को यही कहूँगी कि डेस्टिनी बहुत पावरफुल है, हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए पावरफुल है, लेकिन हमारा जो लाइफ है ना, वो रिजल्ट है हमारी डेस्टिनी और हमारी कर्मा का। कर्मा यहाँ पे आपका माइंड होता है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे काम करके या सिर्फ डेस्टिनी के लिए कोई रेमेडी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। वहाँ पे हमें दोनों चीज़ों पे काम करना है, बिकॉज लाइफ इसी का रिजल्ट है। तो मैं कहूँगी कि एक ही चीज़ के पीछे ना भागते हुए हमें दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, हमारे डेट ऑफ बर्थ पे भी और हमारे माइंड पे भी। करेक्ट। सो नाइस टू हैव यू हियर। बहुत ही एक गाइडेंस मिलेगा जो भी ये एपिसोड देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और जहाँ भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, बिल्कुल वो आपसे कांटेक्ट करें गाइडेंस के लिए, हीलिंग के लिए, रेमेडीज़ के लिए। मैं चाहूँगी कि जिन जो भी कहीं स्टक हैं, किसी लूप में फंसे हुए हैं, कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मैम तक रीच आउट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।